गुड इवनिंग सीमा, गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 मिनट में। तो हम स्टार्ट करते हैं अब हमारी क्लास। तो आज हम लोग, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो कल हमने सेंट्रल टेंडेंसी के सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स देखे थे, मीन, मीडियन, मोड, अर्थमेटिक मीन, मतलब वही। फिर हम लोग ने देखा था टाइप्स ऑफ मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, और फिर वेटेड मीन एक्सेट्रा, है ना। और क्या देखा था हम लोगों ने कल? प्रॉपर्टीज देखी थी, इन सब की डेफिनेशंस देखी थी, इन सब की सब कुछ। तो पूरा थ्योरी है कल के लेक्चर में, और आज हम पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। तो आज सब लोग कॉपी पेन लेके बैठो। एंड मैंने आप लोग को बोला था कि वो अपना फॉर्मूला चार्ट जरूर बना के लाना, बिकॉज बिना फॉर्मूला चार्ट क्वेश्चंस होते ही नहीं है, क्योंकि इनिशियली हमको क्वेश्चंस के फॉर्मूलेस एकदम से याद नहीं रहते हैं। तो फॉर्मूला चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कल आपको कोशिश करी थी कि सारे फॉर्मूलेज मैं एक ही जगह पर दे दूं। तो आप लोग कल वाली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है उसको देखकर फॉर्मूला चार्ट बना लेना, ठीक है। अब क्योंकि स्टार्ट हो रहा है बच्चों, तो स्टार्ट जब हो रहा है तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने पास हमेशा 2-3 पेजेस की फॉर्मूला शीट्स रखो, जिसमें आपके पूरे स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलेज हो, और 2-3 पेज में आपके पूरे इकोनोमेट्रिक्स के फॉर्मूलेज हो। तो जब रिवाइज करना होगा ना एग्जाम के एक दिन पहले, तो आप पूरी कॉपी उठाने की जगह सिर्फ यही उठाओ। तो अब आज हम करेंगे प्रैक्टिकल्स। अब देखो, सारे प्रैक्टिकल्स एक एक मैंने कोशिश करी है कि हर टाइप का एक आध क्वेश्चन में डाल दूं, बट ऑफ कोर्स ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग सेशन है। तो अगर किसी सेगमेंट के क्वेश्चंस नहीं डले होंगे तो मतलब समझ जाना कि बहुत इजी है। मतलब मैंने डायरेक्ट मीन के क्वेश्चन नहीं डाले, क्योंकि डायरेक्ट मीन हम सबको आता है कि इस भाई सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जो बहुत ईजी चीजें मैंने वो नहीं डाली, जो थोड़ी सी ऐसे प्रैक्टिस वाली चीजें हैं वो मैंने डाली है। अच्छा, बाय द वे, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में जो क्वेश्चंस आते हैं, मैंने पीवाईक्यू देखे पीजीटी के, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के तो पीवाईक्यू अवेलेबल नहीं है। तो पीजीटी के क्वेश्चंस काफी इजी थे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं। हाँ हाँ, अंजू पीजीटी का ही बता रही हूँ, पीजीटी में भी तो सब्जेक्टिव है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कॉमन टॉपिक है, तो दोनों में ही आएगा वो। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल तो सब में ही आता है, मतलब कोई भी एग्जाम दे दो आप, एंड इट इज ऑल बेस्ड ऑन फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो इजीली हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेटर वगैरह लेके बैठ जाना, बिकॉज बिना कैलकुलेटर के तो बहुत ही होता है, और मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको सोल्यूशंस भी इसमें डाल के दे दूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास, ताकि हम लोग 6:15 तक क्लास रैप अप भी कर दें। देखो, अब पहला डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही जंप करते हैं। कल का मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मैं क्वेश्चन के साथ ही उसका भले ही फॉर्मूले की जरूरत हो तो क्वेश्चन के साथ ही मैं फॉर्मूला लिख दूंगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। अब पहला क्वेश्चन देखो, और मुझे इसका सॉल्व क्वेश्चन फॉर्मूला देखो और सॉल्व करना चालू करते हैं। आप लोग भी करो, मैं भी करके दिखाऊंगी जिन बच्चों को नहीं आता उसके लिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे फॉलोइंग डेटा दिया है हम लोगों को, एंड उसके साथ साथ हमें बोला गया है कि हमें डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। फॉलोइंग आर द फिगर्स ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय 1400 कंपनीज, कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट्स। अब जैसे ही एवरेज आया हम समझ जाएंगे कि हमको डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करना है, ठीक है। मीन के अलग अलग मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट, स्टेप डिविएशन, शॉर्टकट। तो यहाँ पे मेंशन है, अगर मेंशन नहीं है तो आपकी चॉइस है, आप कोई सा भी मेथड कर सकते हो, ठीक है। तीनों मेथड से आंसर सेम आता है। तो आज की क्लास मोर ऑफ अ प्रैक्टिस क्लास है बच्चों, क्योंकि मुझे पता है ये सब आपको आता होगा, बस आपको कहीं कहीं दिक्कत आएगी तो वहां मैं आपकी हेल्प करूंगी, ठीक है। तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता है मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले तो डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। और सीरीज कौन सी है? कंटिन्यूअस सीरीज। तो ये भी ध्यान रखना कि कंटिन्यूअस सीरीज में डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला रहता है। तो कंटिन्यूअस सीरीज में जो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला रहता है वो रहता है समेशन fx अपॉन n, ठीक है। इसको कहीं कहीं बहुत सारी बुक्स में आप लोग ऐसा भी देखोगे, y बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ f और एफ एम अपॉन समेशन f, ठीक है। तो यहाँ पर m क्या है मेरा? मिड वैल्यू। यहाँ पे x क्या है मेरा? मिड वैल्यू। तो मैं मिड वैल्यू को ही m या x बोलती हूँ, और यहाँ पे n है मेरा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो दो फॉर्मुलेज हैं, आइदर इस वे से रिप्रेजेंट कर लो और इस वे से। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, सबसे पहले फॉर्मुला लिखो, ठीक है। तो दैट मेक्स थिंग्स वेरी इजी। अब देखो सॉल्व करना चालू करते हैं। फॉर्मुला लिख दिया, अब हमको पता है हमको क्या चाहिए। तो अब हम बनाना चालू करते हैं हमारे क्लास इंटरवल्स। तो प्रॉफिट हमारा आएगा 200 से 400। इसको जल्दी जल्दी अरेंज कर लेते हैं। ये होगा 400 से 600, ये होगा 600 से 800, ये होगा 800 से
1000, ये होगा 1000 से 1200, ये होगा 1200 से 1400, ये होगा 1400 से 1600। तो यहाँ पे मैंने अपने नॉर्मल एक्स वेरिएबल्स के सीरीज अरेंज कर दिए। ठीक है, अब मैं क्या अरेंज करूंगी, अब मैं अपनी फ्रीक्वेंसीज अरेंज करूंगी। ये मुझको पता है जब भी क्लास इंटरवल्स दिए हो, ये जो रहती है दिस इज कॉल्ड माय फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी क्या है मेरा 500, 300। अब देखो मेरे पास ना कॉपी पेन नहीं है तो मेरा थोड़ा इसके ऊपर नीचे हो सकता है, बट मैं कोशिश करूंगी क्योंकि सॉल्व करने में ना स्टाइलस से बहुत दिक्कत आती है। 900, देन 1 सेकेंड 500, 300, देखा मुझे पता था गलती होगी। 280, 120, 100, 80 और 20। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इन सबको अच्छे से अरेंज कर दिया। अब देखो इसके बाद मैं यूजुअली ये वाला फॉर्मूला, मैं यूजुअली एम मिड पॉइंट को एम से डिनोट करती हूँ, वरना मिड पॉइंट को हम लोग कुछ कुछ बुक्स में एक्स से भी डिनोट करते हैं, याद रखना एम और एक्स। ठीक है, तो आपको जो भी सूटेबल लगे आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब मुझे पता है मुझे चाहिए है एम, तो मैं अपना मिड पॉइंट निकालूंगी। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं जो भी मेरे क्लास इंटरवल है इसका बीच का पॉइंट, तो 200 प्लस 400 अपॉन 2। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा लोअर लिमिट अपर लिमिट 400 प्लस 200, 200 इज माई लोअर लिमिट प्लस 400 अपॉन 2, तो मतलब 600 अपॉन 2 विच इज व्हाट 300। तो ये मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है। मैं आपको साथ साथ और भी चीजें बताई जाऊंगी, जिसको नहीं आता वो ध्यान देते जाना। हमेशा दिस इज कॉल्ड माई लोअर लिमिट, दिस इज कॉल्ड माई अपर लिमिट। आई एम एक्सपेक्टिंग आपको इतना आता होगा। ठीक है, देन अब ऐसे मिड पॉइंट ढूंढ लो सारे बैठकर। आपको हमको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम थोड़ी स्पीड बढ़ा देंगे एंड एंड में। ठीक है, अब मिड पॉइंट क्या हो गया इसका, ये हो गया 300, ये हो गया 500, ये हो गया 700, ये हो गया 900, ये हो गया 1100, ये हो गया 1300, ये हो गया 1500। ठीक है, कैसे किया मैम, 1600 प्लस 1400 दैट इज 1900 डिवाइडेड बाय 2 इज 1500। ठीक है, 1600 प्लस 1400 इज 3000 डिवाइडेड बाय 2। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास तीनों चीजें आ गई है। अब मैम मुझे चाहिए है फॉर्मूला में एफ एम और फिर समेशन ऑफ एफ एम। तो पहले समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये टोटल कर लो आप लोग 500, 300, 280 कितना आ रहा है, तो ये आएगा आपका 1400। एक एक स्टेप एक एक चीज देखकर बड़ा करो आगे। ठीक है, मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ, मुझे यहाँ पता है मुझे एफ एम निकालना है और फिर एफ एम का समेशन निकालना है, तो आई विल राइट एफ एम है। ठीक है, अब एफ एम मतलब दिस इंटू दिस, 500 इंटू 300 ऐसे करते जाओ। निकालो, आप लोग निकालो फिर मैं लिखूंगी। कुछ नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। मैंने इसमें आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी डाले हैं। ठीक है, अब निकालना है मुझे समेशन ऑफ एफ एम, क्योंकि मेरे फॉर्मूला में मुझे चाहिए, तो समेशन ऑफ एफ एम आ जाएगा 8,48,000। ठीक है, हो गया, हमारे पास पूरे इंग्रेडिएंट्स हैं। अब हमको बस सॉल्व करना है इसको फॉर्मूला में पुट कर कर। तो लेट मी चेंज द इंक कलर। अब देखो हमारा ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। अब हमारा जो मीन है, मीन में सब कुछ पुट कर दो, समेशन एफ एम पुट कर दो। समेशन एफ एम हमारा कितना आया है 8,48,000 अपॉन समेशन एफ। ठीक है, समेशन एफ और एन,
ये दोनों सेम है। अगर आपको कैपिटल N मिले तो वो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ही कहलाता है। तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आया 1400, तो 8,48,000 अपॉन 1400, तो हमारा जो मीन होगा, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा, वो अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 605.71। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, समझ आया? तो इसलिए मैं कह रही थी फॉर्मूला शीट बहुत जरूरी है कि फॉर्मूला शीट को देखकर आप गेस कर लोगे कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। अब मुझे बताओ इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? एग्जैक्टली exactly. गीतांजलि, वेरी गुड, आपने बहुत जल्दी आंसर निकाल लिया। या वेरी गुड। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन है बहुत, यानी फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपको एचपीएससी में आएंगे, आपको कुछ ज्यादा नहीं आएगा। बट ये सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव में आपको इस पूरे फॉर्मूला को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे आपने ये लिखा, फिर जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये है इस फॉर्मूले का सोल्यूशन। ठीक है, तो मैंने सोल्यूशंस भी अटैच करे हैं, बट मैं आपको एक बार राइटिंग पैटर्न दिखा देती हूँ। जैसे आप जब फॉर्मूला लिख रहे हो ना, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन, तो आपको लिखना पड़ेगा वेयर एक्स बार इज मीन, ठीक है, n is sum of frequencies, then x is mid value, f is frequency। तो दिखने में बहुत इजी है, बट सब्जेक्टिव जब एग्जाम होता है ना, तो हमको स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, तो इसलिए सब्जेक्टिव एग्जाम में हमको इलेबोरेट लिखना पड़ता है और फिर सॉल्व करो। और एक और चीज मुझे आपको बतानी है, जिसके लिए मैंने स्लाइड ऐड करी है, कंक्लूजन स्लाइड ऐड करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मेरा आंसर तो आ गया 605, बट क्वेश्चन में पूछा क्या था, कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो आपको एंड में एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज 605.71 lakhs। इसके लिटरली लोग मार्क्स काट लेते हैं, हम जल्दीबाजी में ना ये लिखते नहीं है, बट इसके मार्क्स कट जाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कि ये लिख कर आना है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैंने मीन, जैसे मैंने कहा डायरेक्ट मेथड से आपको नहीं बताया, सबसे ज्यादा इसमें देखा जाए तो कंटिन्यूस सीरीज के ही क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने डायरेक्ट कंटिन्यूस के ही बताया आपको। ठीक है, टाइम मिलेगा तो अपन लोग डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज के भी इंडिविजुअल क्वेश्चंस कर लेंगे, वरना वो बहुत ईजी है। चलो, अब मीन बाय स्टेप डिविएशन, यहाँ मैंने मेंशन करके रखा है स्टेप डिविएशन करो। स्टेप डिविएशन मैंने इसलिए डाला क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करना, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और सेम ही क्वेश्चन मैंने डाला है, सेम जानबूझ के डाला है ताकि हम आंसर्स भी चेक कर लें। ठीक है, तो हमको ऐसे आंसर्स भी पता चल जाता है। तो अब स्टेप डिविएशन का सबसे पहले मैम फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या होता है स्टेप डिविएशन का, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ इंटू सी। ठीक है, सबसे पहले हमने लिख लिया फॉर्मूला, जहां पे हमें ये पता है एक्स बार क्या होता है, ए हमें पता है, ए क्या होता है हमारा अज्यूम्ड मीन। ठीक है, इसको कुछ कुछ लोग आर्बिट्री वैल्यू भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे डी डैश कैसे निकालते हैं। डी डैश का फॉर्मूला रहता है एम माइनस ए अपॉन सी। एम हमारा क्या है, मिड वैल्यू, सी हमारा क्या है, कॉमन फैक्टर। इसको बहुत सारे लोग क्लास इंटरवल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और आप सी भी लिख सकते हो और आई भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको लोग साइज ऑफ द क्लास इंटरवल भी बोलते हैं कि साइज ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल क्या है, तो मैं यहाँ वो भी लिख देती हूँ, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, अब हमारे पास सारी चीजें आ गई, अब हमको पता है हमको ढूंढना क्या क्या है। ठीक है, तो अब हम लिखना चालू करते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगी कैसे। तो सबसे पहली स्टेप तो वही है, अपना भाई पूरा टेबल बना लो। तो अगेन मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाओ। 200 से 400, 400 से 600, 600 से 800। किसी ने डाउट तो नहीं पूछा? हाँ हाँ हाँ, सरिता कैलकुलेटर यूज होता है। गीतांजलि आपने इतनी मेहनत मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप चैट पे इतना टाइप मत करो, सिर्फ फाइनल आंसर टाइप करा करो। ठीक है, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। चलो लिखना चालू करते हैं मैम। 600 से 800, फिर क्या है 800 से 1000, फिर 1000 से 1200, फिर 1200 से 1400, देन 1400 से 1600। ठीक है, ये लिख लिया मैम।
विच इज माई क्लास इंटरवल्स। अब क्लास इंटरवल्स लिखने के बाद हमको लिखना है हमारी फ्रीक्वेंसीज, सेम चीज। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 500, 300, 280, 120, 100, 80 एंड 20। ठीक है, अब देखो मुझे फॉर्मूला में क्या चाहिए, मुझे दिख रहा है मुझे फॉर्मूला में m चाहिए होगा। तो अब मैं अपना नेक्स्ट कॉलम बना देती हूँ मिड वैल्यू का। यहाँ तक तो पुराने क्वेश्चन जैसा ही है पूरा का पूरा। तो मिड वैल्यू क्या हो गई, मिड वैल्यू 200 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 600 बाय 2 दैट मीन्स 300। 600 पर 4000 1000 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स 500। ठीक है, तो वो सेम है, सेम आएगी पूरी। 280, 120, 100, 80। अरे यार मैं फ्रीक्वेंसी लिख दिया, 1 सेकेंड। यही होता है जब आप कॉपी पे नहीं स्टाइलस पे करो तो कोई दिक्कत नहीं है। थ्री हंड्रेड, 500, 700, 900, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब देखो क्या चाहिए फॉर्मूले में। अब मुझे चाहिए कुछ ए जैसा। अब मैम ए क्या होता है, अज्यूम्ड मीन क्या होता है। अज्यूम्ड मीन जैसा इसका नाम है ना वैसे इसका काम है। अज्यूम्ड मीन मतलब मैं कुछ चीज अज्यूम कर रही हूँ, तो मैं एक वैल्यू अज्यूम करती हूँ मेरे मिड वैल्यूज में से, जिसमें से मैं अपने आगे के कैलकुलेशंस करती हूँ। आपने देखा डी डैश के लिए मुझे अज्यूम्ड मीन चाहिए, तो अब सबसे पहले तो अपना अज्यूम्ड मीन डिसाइड कर लो। तो मैंने क्या कहा, अज्यूम्ड मीन इज डिसाइडेड फ्रॉम A is decided from मिड पॉइंट्स। हमेशा ये याद रखना, नोट बना के लिख लो, फ्रीक्वेंसी में से ए मत चूज कर लेना। ठीक है, तो ए इज ऑलवेज डिसाइडेड फ्रॉम मिड पॉइंट्स। तो अब ये मिड पॉइंट्स में से मैं कोई अज्यूम मीन चूज कर लूंगी। मैम क्या मैं कोई सा भी नंबर अज्यूम मीन चूज करती हूँ? यस, आप कोई सा भी चूज करते हो, 300, 500, 1100, 1300, 1500, कुछ भी आपकी मर्जी से। बट मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ मैं बीच के वैल्यूज चूज करूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर देखूँ तो बीच का दिख रहा है मुझे 900। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मैं बीच का चूज कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने अज्यूम्ड मीन चूज कर लिया 900, तो ए मेरा है 900। अब देखो क्या है, अब मुझे निकालना है डी डैश। डी डैश का फॉर्मूला क्या है, मिड वैल्यू माइनस अज्यूम्ड मीन अपॉन सी। सी इज व्हाट, सी इज माय कॉमन फैक्टर और साइज ऑफ माय क्लास इंटरवल। ठीक है, तो अब हम अपना लिखना चालू करते हैं डी डैश। तो डी डैश का यहाँ फॉर्मूला लिखो, m माइनस ए डिवाइडेड बाय सी। दिस इज माई डी डैश का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके हिसाब से यहाँ पर लिख रही हूँ मैं ये वाला। इसके हिसाब से क्या हुआ, डी डैश पहले वाले का मिड वैल्यू हुई मैम 300 माइनस अज्यूम्ड मीन हुआ 900 अपॉन साइज इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। अब साइज ऑफ क्लास इंटरवल कैसे देखते हैं बच्चों, इसमें से देखते हैं। ठीक है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल मतलब साइज क्या है मेरे क्लास इंटरवल्स का, तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल्स इज लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे 400 माइनस 200 आ जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा 200 इज माई क्लास इंटरवल। और आप देखो ये सारे क्लास इंटरवल्स इक्वल होंगे। 1600 माइनस 1400 इज 200, 1400 माइनस 1200 इज 200। तो क्लास इंटरवल निकालने का फॉर्मूला रहता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो इससे मेरा निकलता है सी। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं हमारा डी डैश। तो क्लास इंटरवल मिल गया मुझे 200। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 300 माइनस 900 आ जाएगा माइनस 600 अपॉन 200। तो ये कितना आ गया, -3। तो दिस इज माई डी डैश। अब मैं कहाँ लिखूँ इसको, जगह नहीं है। चलो आप लोग भी सॉल्व करो मेरे साथ। इसको यहाँ लिख देते हैं छोटा सा, -3। ठीक है, फिर इस वाले का यहाँ सॉल्व करेंगे। अब अगेन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 500 माइनस 900 अपॉन 200। तो ये सेम प्रोसीजर फॉलो होगा आगे आने वाले सारी चीजों के लिए। ठीक है, तो अब मैं ये रब कर रही हूँ, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू राइट इट। ठीक है, तो अब इसमें क्या आ गया, इसमें मेरा आ गया -2, इसमें क्या आया -1, इसमें 0, इसमें 1 2 3। ठीक है, तो ये आ गया मेरा डी डैश। अब मुझे मिल गया डी डैश
अब मुझे मिल गया अज्यूम्ड मीन। अब मुझे बस निकालना है एफ डी डैश, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉलम मेरा कौन सा बनेगा? नेक्स्ट कॉलम मेरा बनेगा एफ डी डैश का। तो ये मैं ये यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं डी डैश, एफ डी डैश का। मतलब एफ इंटू डी डैश, मतलब ये वाला और ये वाले को तुम मल्टीप्लाई कर दो। तो 500 इंटू -3 कितना हो गया? -1500। ऐसे सारे कॉलम्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो सारे कॉलम्स को मल्टीप्लाई करो तो देखो कितना आ रहा है। -600 -280, ये तो जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये 100, ये 160 और ये 60। अब क्या चाहिए मुझे? अब मुझे चाहिए है समेशन ऑफ एफ डी डैश। तो अब यहाँ पे लिख दो समेशन ऑफ एफ डी डैश। तो इस पूरे कॉलम को आप टोटल कर लो, ये जो फिगर्स हैं सारे। तो 1500 -600 -280, तो अगर आप ये टोटल करोगे तो ये आएगा 2060। अब क्या बचा? अब कुछ नहीं बचा मैम, अब बस हमें आंसर में लिखना है। बट अगेन हमें यहाँ आंसर में समेशन एफ भी चाहिए है, तो इसलिए यहाँ पे समेशन एफ निकाल लो पहले। अब देख लो 500 प्लस 3 800, 800 प्लस 280 प्लस 120, ये आ गया 1400। अब मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अब मुझे बस अपने इंग्रेडिएंट्स को डालना है मेरे फॉर्मूले में, ठीक है। इसलिए फॉर्मूले लिखना बहुत जरूरी। बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन स्टार्ट भी मत कर देना, घूम जाओगे एकदम बीच क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं मीन कितना आ रहा है। तो मीन आ रहा है ए, अज्यूम मीन है मेरा 900 प्लस समेशन एफ डी डैश कितना है मेरा? बताओ 2060 अपॉन समेशन एफ कितना है मेरा? 1400 इंटू क्लास इंटरवल कितना है मेरा? 200। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आंसर मुझे आओ, आंसर क्या निकल के आएगा? मीन निकल के आएगा मेरा 605.7। आप चाहो तो इसको 2 मिनट लो और कैलकुलेटर से सॉल्व करके भी देख लो। और इसमें भी मेरा आंसर ये निकल के आ रहा था 605.71, इसमें भी ये आ रहा है 605.71। दैट मीन्स हमने सही से सॉल्व किया है, ठीक है। तो बस फॉर्मूले का खेल है पूरा। मुझे बताओ किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? अच्छा हाँ, ये माइनस साइन है, राइट 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 राइट। ये यहाँ पे माइनस साइन है तो ये माइनस आएगा, सही कहा। तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 605.71, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, साइंस की ऑफ कोर्स गलती मत करना, ठीक है। अब यही चीज मैंने, ये क्या है? ये एक्स्ट्रा स्लाइड है, ये स्लाइड अभी लीव कर दो, ये वही चीज है, शायद एक्स्ट्रा डल गई है। यही चीज आपका यहाँ पे मैंने नीटली आपके लिए टेबल ऐड कर दिया, ठीक है। तो जिस बच्चे को पहले खुद सॉल्व करना हो वो सॉल्व करके इस टेबल से चेक कर सकता है। तो ये हम लोगों के हुए हैं मीन के क्वेश्चन। एक हमने देखा कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन, एक हमने देखा डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब क्या है? There are two branches of a company employing 180 employees respectively. If arithmetic means of the monthly salary paid by the two branches are this and this, find the arithmetic mean of the salaries of the employee of the company as a whole. अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मुझे बताओ ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, क्योंकि आपको तो सिर्फ क्वेश्चन आएगा, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं। तो दिमाग लगाओ, कल मैंने इसके बारे में बात करी है, फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट मी सी कौन आंसर करता है चैट पे। गीतांजलि, अंजू,
गीतांजलि, अरे वाह, वेरी गुड गीतांजलि मैम। मिड वैल्यू आएगी तमन्ना, एग्जैक्टली रक्षा, एग्जैक्टली। तो सबसे पहला विन है हमारे लिए कि एनालाइज करना कि भैया क्वेश्चन आया कहाँ से है। तो हमेशा शांति से बैठ के सोचना फिर ही सॉल्व करना। तो कंबाइंड मीन, यस वेरी गुड। अब बस कंबाइंड मीन का फॉर्मूला बताया था, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगा और आंसर दो मुझे। जिन बच्चों को नहीं आता वो हमसे, मैं उनको बता देती हूँ कि हमें पूछा है कि हमें सैलरी पूछी है एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी एज अ होल। तो एक कंपनी के दो ब्रांचेस हैं जिसमें अलग अलग एम्प्लॉय काम करते हैं, एक में 100 एम्प्लॉय, एक में 80 एम्प्लॉय, और उनकी अर्थमेटिक मीन हमें दी है, और सैलरीज की अर्थमेटिक मीन यानी सैलरीज का एवरेज हमें दिया है। एक ब्रांच में एवरेज आ रहा है इतना, एक ब्रांच में एवरेज आ रहा है इतना। हमको क्या बोला है, अर्थमेटिक मीन ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एज अ होल अलग अलग दी है। हमको बोला है कि तुम कंबाइन हमको बताओ कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ बोथ द ब्रांचेस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले तो हम लिख लेंगे कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि गिवन लिखने से हमारा आंसर बहुत क्लियर हो जाता है, बट गिवन लिखने से भी पहले मैं सजेस्ट करूंगी कि फॉर्मूला लिख लो। तो अब हमको समझ आ गया कि ये कंबाइंड मीन का फॉर्म टॉपिक है। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप इनटू मीन ऑफ सेकंड ग्रुप इज इक्वल्स टू n1, दैट इज नंबर ऑफ आइटम्स और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द फर्स्ट ग्रुप डिवाइडेड बाय मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप प्लस n2 इनटू मीन ऑफ सेकंड ग्रुप अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, तो n1 है नंबर ऑफ आइटम्स इन द फर्स्ट ग्रुप, x1 बार है नंबर ऑफ मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, n2 इज नंबर ऑफ आइटम्स इन सेकंड ग्रुप, x2 बार इज मीन ऑफ सेकंड ग्रुप। ठीक है, तो बस हमारे पास सारी डिटेल दी है। अब दो ब्रांचेस हैं, तो दोनों ब्रांचेस में एक में 100 है, एक में 80 है, मतलब मेरा n1 हो गया 100, मेरा n2 हो गया 80। ठीक है, अब दोनों ब्रांचेस के मीन्स दिए हैं, तो मेरा x1 हो गया कितना 4570 और मेरा x2 बार हो गया कितना 6750। सब कुछ तो दिया है, अब बस हमें फॉर्मूला में पुट करना है। तो मीन, कंबाइंड मीन का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, इंटू n1 मतलब 100 इंटू 4570 प्लस 80 इंटू 6750। बस हमने कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ, अपॉन 100 प्लस 80। इसको सॉल्व कर लो कैलकुलेटर की मदद से। ठीक है, तो ये आपका कुछ आएगा 997823 अपॉन 180, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 5538.89। लेट मी सी किसका आंसर आ गया है। गीतांजलि, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, सिंपल ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं जिसको देख के हम घबरा जाते हैं। ठीक है, ये यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, हमको एग्जाम बेस्ड टारगेट करना है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आएंगे आपको फॉर्मूला बेस्ड। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसी का ही मैंने सोल्यूशन यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं ये, the mean marks of statistics of 100 students of a class was 72. The mean marks of boys were this, while their number was this. Find out the mean marks of girls in the class. अब ये क्वेश्चन भी combined mean का क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है क्योंकि इन लोगों ने हमको N2 नहीं दिया है, मतलब इन लोगों ने हमको N2 दिया है बट मीन मार्क्स ऑफ गर्ल्स नहीं दिया है। ठीक है, हम लोग को मतलब x2 बार नहीं दिया है, और हम लोग को इन लोगों ने कंबाइंड मीन दे के रखा है। तो पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इसमें दो प्रकार के ग्रुप्स की हम बात कर रहे हैं। एक ग्रुप है बॉयज का, बॉयज के मीन मार्क्स बताए हैं, एक ग्रुप है गर्ल्स का जिसमें गर्ल्स के मीन मार्क्स बताए हैं इन अ सब्जेक्ट कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स हो गया हमारा कंबाइंड मीन का नंबर। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, सबसे पहले तो n हमें देके रखा है 100, कैसे, द मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास वाज 72, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब n इज व्हाट, n इज 100। अब मीन कितना आ गया मेरा, कंबाइंड मीन यानी स्टैटिस्टिक्स में 100 बच्चों को मार्क्स आए हैं 72,
ठीक है, तो आई होप आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम में 100 बच्चों में से एवरेज बच्चों के मार्क्स आए हैं 72, उसमें से कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। अब देखो और क्या गिवन है। अब मुझे दिया है द मीन मार्क्स ऑफ बॉयज, मतलब पहला ग्रुप जो है मेरा x1 बार बॉयज का है, उसमें 70 मार्क्स 75 मार्क्स आए हैं, वाइल बॉयज कितने हैं 70, n1 कितना है मेरा 70। अब ऑब्वियसली बात है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स अगर 100 हैं इसमें से 70 मेरे बॉयज हैं, तो मेरी गर्ल्स कितनी हुई 100 माइनस 70 30। ठीक है, तो मैम n2 हो गया 30। अब क्या बोला है? फाइंड आउट द मीन मार्क्स ऑफ गर्ल्स, हमसे ढूंढने बोला है x2 बार, हमको ये नहीं पता। ठीक है, तो बस फॉर्मूला कुछ नहीं है, फॉर्मूला वही है जो मैंने अभी करा। अब ये मैं सॉल्व नहीं कराऊंगी, ये आप लोग सॉल्व करोगे। n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार अपॉन, सारी वैल्यूज आपके पास हैं, आपको बस पुट करना है। तो बस ये हो गया 7200 इज इक्वल्स टू, अब सॉल्व कर लो 70 इंटू 75 कर कर। अब इसको उधर ले जाओ, 7200 माइनस 5250 इज इक्वल्स टू 30 x2 बार। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये आएगा 1950 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू x2 बार। आंसर क्या आ गया मेरा x2 बार, ये इससे ये कैंसिल हो गया, x2 बार आया मेरा 65। मतलब जो मीन ऑफ गर्ल्स है दैट इज 65। लेट मी सी, एग्जैक्टली 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 सही चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। जी मैम 65 मीन मार्क्स होंगे, ऑब्जेक्टिव में भी इतना सॉल्व करने आ सकता है बच्चों। अंजू मुझे लगता है आ सकता है, मतलब ये वाले क्वेश्चंस क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है ना, और एचपीएससी के पीवाईक्यू मिलना बहुत मुश्किल है। तो आपको स्टैट्स में क्या ही आएगा आप खुद ही सोचो, या तो वो फॉर्मूला लिख के दे देंगे और आपको बोलेंगे टिक द करेक्ट आंसर, या तो आपको फिर वो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन दे देंगे जिसमें डायरेक्टली मतलब मुश्किल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 2 मिनट लगेंगे, तो आ सकता है। बड़े बड़े मैं नहीं कहूंगी, जैसे अभी जो हमने टेबल वाले करे ये मैं नहीं कहूंगी आएंगे, क्योंकि वो स्टेप डिविएशन सॉल्व करो या डायरेक्ट सॉल्व करो, बट ऐसे कंबाइंड मीन वाले, हार्मोनिक मीन वाले, ज्योमेट्रिक मीन वाले ये आ सकता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारा कंबाइंड मीन खत्म हुआ, तो ये मैंने आंसर डाल दिया। अब हम आते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन पे, तो हर वैरायटी के एक एक क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो पहले तो वेटेड का फॉर्मूला ये मैंने आप लोग को डाल दिया, तो मैंने आपको कल बताया था। तो वेटेड मीन का फॉर्मूला ये रिप्रेजेंटेशन है मीन जो कि वेटेड है। ठीक है, वेटेड मीन मतलब हर ऑब्जर्वेशन को हम अलग अलग वेट दे रहे हैं, इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ वेट इनटू द ऑब्जर्वेशन अपॉन समेशन ऑफ वेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे है द वेरिएबल और ये हमारे हैं वेट्स जो भी वेरिएबल से अटैच्ड हो। तो ये बहुत ही इजी है, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए क्वेश्चन डाला है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? अ स्टूडेंट रिसीव द फॉलोइंग ग्रेड्स इन देयर कोर्सेज। एक स्टूडेंट है, उसको अलग अलग कोर्स में मैथ, साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश में अलग अलग मार्क्स मिले हैं और अलग अलग ग्रेड्स भी मिले हैं, और हमको बोला है व्हाट इज द वेटेड मीन ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेड। तो हमको वेटेड मीन ढूंढना है। अब सबसे पहले मैम आपने बताया था फॉर्मूला लिखने का, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ वेट्स इनटू एक्स अपॉन समेशन ऑफ वेट। ठीक है, अब इसमें से मैं आपको बताती हूँ टेबल कैसे बनाते हैं, जिन बच्चों को आता है वो करो। एक्स का वैल्यू चाहिए मैम, फिर हमें वेट्स चाहिए मैम, फिर मुझे चाहिए क्वेश्चन में समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें चाहिए हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। फॉर्मूला देख के मैंने कॉलम्स बना लिए, अब मैं इन कॉलम्स को भरती जाऊंगी। एक्स मतलब मैथ्स में मार्क्स कितने हैं, इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं, साइंस और हिस्ट्री। तो मार्क्स है मेरे 85, 90, 78,
92, ये मेरे 4 सब्जेक्ट हो गए। अब 85 मतलब मैथ्स में उनको वेट दिया है 3, 90 मतलब इंग्लिश में वेट दिया है 2, इसमें 4, इसमें 1, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए है समेशन ऑफ वेट्स, तो समेशन ऑफ वेट्स निकाल लो, 3 4 5 6 7 8 9 10, समेशन ऑफ वेट्स आ गया 10। अब भाई एक वैल्यू तो आके रखा गई, अब हमें क्या करना है, सिंपल समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स, मतलब वेट और वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर दो और उनका सम निकाल लो, तो ये हो जाएगा 85 इंटू 3। अब कैलकुलेटर की मदद से करो, 90 इंटू 2, तो ये कितना आ गया 85 इंटू 3, मुझे भी कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, 85 इंटू 3 255, तो this is 255, this is what 9 ones are 9 and 18 180, this is what 78 into 4, तो कितना आएगा 78 into 4 312, this is what 92 into 1 is 92। अब हमें करना है समेशन डब्ल्यू एक्स, समेशन डब्ल्यू एक्स मतलब क्या है, 255 प्लस 180 प्लस 312 प्लस 92, कितना आ गया 839। अब मेरे पास सारे फॉर्डर है, मतलब सारा मेरे पास माल आ गया है। अब मुझे बस अपने इसको डालना है फॉर्मूला में, तो बहुत इजी है। जिसको स्टैट से डर लगता है, आई होप आपको ना डर लगे। अब तो वेटेड मीन आ गया मैम, वेटेड मीन कितना है 839 अपॉन 10, आंसर क्या आ गया 83.9, यही मेरा आंसर है, ठीक है, इजी, वेरी गुड विनीता। चलो, गीतांजलि इज ऑन फायर, गीतांजलि सबसे पहले दे देती है, टेबल वाले ही कह रहे थे, नहीं नहीं नहीं, नहीं टेबल वाले नहीं आएंगे अंजू। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम नेक्स्ट अपने सेगमेंट में आए। अच्छा, जो मैं आपको टाइप करा रही हूँ इससे ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, यही आएंगे बेसिक, ठीक है। अब हम आते हैं एक हमारे जो आ सकता है विच इज करेक्टेड मीन एंड इनकरेक्टेड मीन, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने के मुझे लगता है चांसेस हैं, ठीक है। अब देखो करेक्टेड मीन और इनकरेक्टेड मीन का मतलब क्या रहता है, करेक्टेड और इनकरेक्ट का मतलब रहता है कि मैंने मीन कैलकुलेट किया यूजिंग सम वेरिएबल्स, बट अब कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण मैंने जो वेरिएबल्स नहीं लेने थे वो ले लिए और जो वेरिएबल्स लेने थे वो नहीं लिए। तो अब द क्वेश्चन विल आस्क मी कि नया मीन क्या होगा या फिर करेक्टेड मीन क्या होगा। तो इसका एक मेथड होता है, दो प्रकार के क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, वी विल सॉल्व दैट एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कैसे सॉल्व करेंगे। और जिन बच्चों को आता है लग जाओ, तो मैं आंसर डिस्कस करूंगी। चलो, तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर्मूला मैम इसमें कोई अलग सा फॉर्मूला यूज करना है तो बिल्कुल भी नहीं। जो मीन का फॉर्मूला रहता है ना, ओरिजिनल मीन का फॉर्मूला क्या रहता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही यूज कर हम लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है द मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स वाज फाउंड टू बी 40, 40 कोई स्टूडेंट थे जिनका मीन मार्क्स था 100। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट अ स्कोर ऑफ 53 वाज मिसरेड एज 83। बाद में पता चला जब मैंने ये मीन कैलकुलेट कर लिया कि एक स्कोर था जो 53 था, बट मैंने उसको 83 कर दिया, ठीक है। 53 को मैंने 83 पढ़ लिया और मैंने उसी को यूज करके मीन निकाल दिया, तो मेरा मीन तो गलत आ गया क्योंकि मैंने गलत वैल्यू को यूज करके मीन निकाला। अब ये बोल रहा है कि मुझसे करेक्ट मीन ढूंढो, फाइंड आउट द करेक्ट मीन, ठीक है। तो अब इसका तरीका क्या होता है बच्चों, ये देखो, पहले तो जो चीजें गिवन है वो लिख लो। गिवन क्या चीज है मेरे पास, एन, एन कभी भी चेंज नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो कभी चेंज नहीं हो रहे, तुमने वैल्यू गलत ले ली वो बात अलग है, ठीक है। तो एन इज माई 100। अब करेक्ट वैल्यू कौन सी थी, करेक्ट वैल्यू थी मेरी 53, बट इनकरेक्ट मैंने पढ़ क्या लिया गलती से, मैंने पढ़ लिया उसको 83, ठीक है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, टू फाइंड करेक्ट मीन, और कुछ दिया है क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हमारे आंसर पे। मीन जो है, मीन कितना दिया है 40, और ये मीन कैसा है, ये इनकरेक्ट मीन है क्योंकि ये मीन हम लोगों ने गलत वैल्यू यूज करके लिखा है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इनकरेक्ट फॉर माई सिंप्लिसिटी, ठीक है। तो दिस मीन इज माई इनकरेक्ट मीन, क्योंकि करेक्ट मीन तो मुझे ढूंढना ही है। अब मेरे पास ये सारा मटेरियल है, अब मैं आगे स्टार्ट करती हूँ अपना आंसर करना, ठीक है। सबसे पहले जो मेरे पास वैल्यूज है मैं उसी को यूज कर चीजें निकालूंगी। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर इनकरेक्ट मीन की वैल्यू है, तो इनकरेक्ट मीन का पहले फॉर्मूला लगाकर हम लोग वैल्यू ढूंढ लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या लिखा, मैंने बस मीन का फॉर्मूला डाला कि सम ऑफ मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस
अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इनकरेक्ट मीन की वैल्यू क्या दी है मेरे पास 40, तो 40 इज इक्वल्स टू, अब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ इनकरेक्ट मीन तो मैम दिया ही नहीं है, तो ये मेरे को नहीं पता, तो इसको मैं ऐसे ही लिख दूंगी अपॉन एन कितना दिया है 100। तो अब यहाँ से मुझे आ गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस और इनकरेक्ट मीन इज इक्वल्स टू 4000। ठीक है, मतलब जितनी भी ऑब्जर्वेशंस थी मेरे डेटा में उसको जब मैंने कैलकुलेट करा तो उनका सम आया 4000। अब याद रखना इस 4000 में ही गलती हुई है, इस 4000 में ही मैंने 53 की जगह 83 इंक्लूड कर दिया था। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं ये करूंगी कि करेक्ट ऑब्जर्वेशंस के सम को ढूंढने के लिए मैं अपने इनकरेक्ट में से कुछ चीजों को माइनस कर दूंगी। इनकरेक्ट था 4000 जिसमें मैंने क्या इंक्लूड कर दिया था 83, तो अब मैं 83 को एक्सक्लूड कर दूंगी, माइनस 83 प्लस 53 और 53 को ऐड कर दूंगी, तो मेरे पास वो वाला सम आ जाएगा जिसमें सारी सही ऑब्जर्वेशन। अभी मेरे पास ये जो 4000 है ना, ये वो वाला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है जिसमें मैंने गलतियां करी है, तो मैं उस गलती को सुधारूंगी। जो पहले ऐड कर दिया था उसको सब्ट्रैक्ट करूंगी, जो पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया था उसको ऐड कर दूंगी। ठीक है, नई वैल्यू। तो अब मेरे पास क्या आ गया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ फ्रॉम करेक्ट वैल्यू आ गया मेरे पास 4000 माइनस 83 प्लस 53। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ करेक्ट वैल्यू क्या आया मेरे पास, ये सब्ट्रैक्ट करके आप देखो कितना आ रहा है 3970। अब ये मेरे पास आ गई है करेक्ट सम की ऑब्जर्वेशंस। अब मीन का फॉर्मूला क्या रहता है, मुझे करेक्टेड मीन ही ढूंढना था, मेरे पास ये दिया है, मेरे पास ये दिया है, अब मैं डायरेक्टली करेक्टेड मीन ढूंढ लूंगी। तो corrected mean is equals to 3970 upon 100। आंसर समझ आया क्या करा, पहले मेरे पास इनकरेक्ट की चीजें थी, मैंने इनकरेक्ट को यूज करी, इनकरेक्ट वाला सम निकाला, उस सम में से मैंने अपनी गलतियां हटाई और जो चीज ऐड करनी थी वो ऐड किया, उसके बाद मैंने अपना करेक्ट मीन निकाल लिया। समझ आया, किरण वाला 39.7 39.7 राइट, गीतांजलि वेरी गुड। ठीक है, अब जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना अलग अलग क्वेश्चंस, ये सब आप 2 मिनट में कर लोगे, अभी मुझे लिखना पड़ रहा है इसलिए समय लग रहा है। ठीक है, चलो मैंने इस टाइप का एक और क्वेश्चन डाला है आप लोगों के लिए, ये भी करके देखो एक बार, क्योंकि मुझे लगा था ये वेराइटी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या बोला है, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 7, बट लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट 2 ऑब्जर्वेशंस 4 and 8 वर रॉन्गली टेकन इंस्टेड ऑफ 5 and 9। मतलब लेना था 5 and 9 बट तुमने ले लिया 4 and 8। अब इसमें 2 ऑब्जर्वेशन तुमने गलत ले ली, अब वही पूछा है इसमें करेक्टेड मीन, तो मेथड हमारा सेम रहेगा। पहले तो देख लो, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 7, मतलब जो हमारा इनकरेक्ट मीन निकल कर आया है वो है मेरे पास 7, एन जो निकल कर आया है मेरे पास वो है 5, क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, अब इसके बाद करेक्ट वैल्यूज कौन सी थी, लेना था तुमको 5 और 9, इनकरेक्ट तुमने ले क्या लिया, तुमने ले लिया 4 and 8। ठीक है, अब मेरे पास सारी वैल्यूज है, मुझे फाइंड करना है करेक्ट मीन, तो अब मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करती हूँ। तो मैम आपने बताया पहले इनकरेक्ट से चालू करो, जो भी हमारे पास ची है, तो इनकरेक्ट मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ इनकरेक्ट मीन अपॉन एन। तो इनकरेक्ट मीन मेरे पास है 7, तो 7 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स इनकरेक्ट, मतलब सम ऑफ वैल्यू ऑफ इनकरेक्ट अपॉन 5। तो मेरे पास समेशन ऑफ एक्स ऑफ इनकरेक्ट आ गया 35। ठीक है, अब मैम सम ऑफ एक्स करेक्ट, मतलब करेक्ट सम निकालने के लिए मुझे इस 35 में से माइनस करना पड़ेगा मेरी गलत वैल्यूज, तो माइनस करना पड़ेगा 4, माइनस करना पड़ेगा 8 और ऐड करना पड़ेगा 5 और 9, क्योंकि ये चीज मुझे चाहिए थी। तो सम ऑफ करेक्ट मीन मेरा कितना आ गया, सम ऑफ करेक्ट मीन मेरा ये सब सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 37। अब कुछ नहीं, अब हमें नया मीन निकालना है। नया मीन मुझे पता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो नया मीन मेरा आ जाएगा 7। राइट, वेरी गुड।
मैम ये तो इंग्लिश में सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ 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 हाँ, डिजिट्स में क्या इंग्लिश क्या हिंदी बच्चों, ये तो हो गई, तो इसमें चिंता मत करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा मीन खत्म होता है, मीन के सारे वैरायटी क्वेश्चन हमने देखे, अब हम देखते हैं मीडियन और फिर हम देखेंगे मोड। अभी मीन के टाइप्स बचे हैं, बट पहले मैं आपको मीडियन का कुछ बता देती हूँ, ठीक है। अब हम आ गए मीडियन पे, तो क्वेश्चन पढ़ो। मीडियन में सबसे पहला मीडियन का फीचर होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग में हमको अपनी चीजों को अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो अब मीडियन में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वी हैव अ सर्टेन साइज ऑफ द वर्कर्स, वेजेस ऑफ द वर्कर्स दिए हैं, 7 वर्कर्स के वेजेस हैं और आपको बस इसका मीडियन दिखाना है। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख के रखा है कि सिंपल सा क्वेश्चन आए, ये कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। तो इंडिविजुअल सीरीज में तो मुझे पता है कि मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2th ऑर्गेनाइजेशन और ऑब्जर्वेशन, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये ऑड है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये ऑड है, तो हम लोग ऑड में तो सिंपली कर लेंगे, तो ये तो बहुत सिंपल सा है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। तो आपको बस n+1/2th ऑब्जर्वेशन करना है। तो यहाँ पे n कितना है मेरा, n मैंने बताया 7, तो मेरा जो मीडियन हो जाएगा वो हो जाएगा 7+1/2th ऑब्जर्वेशन, दैट इज व्हाट, दैट इज माय 8/2, दैट इज माय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अब फोर्थ ऑब्जर्वेशन देख लो क्या है, इसको पहले असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज कर लो, ठीक है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करना तो आई होप सबको आता ही हो। तो ये हो जाएगा 4580, मैंने इसको पहले असेंडिंग में अरेंज किया। अब इसके बाद मुझे पता चल गया मैम की फोर्थ ऑब्जर्वेशन मेरा मीडियन है, तो 1 2 3 4 आंसर क्या आ गया, 4 6 4, सिंपल, ठीक है। तो इसमें तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कभी कभार, वी डू नॉट नो, एमसीक्यू में आ जाए, ठीक है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं मीडियन का थोड़ा टफ वाला क्वेश्चन, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, अब इसमें मैंने अगेन कंटिन्यूस सीरीज डाला है मीडियन में भी आप लोगों के लिए। 1500 वर्कर्स का कुछ डेटा है, 1500 वर्कर्स के डेटा में इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं, एंड देन उनके हमें एज दिया है, नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है, हमसे बस बोला है कैलकुलेट द मीडियन एज। तो अब मीडियन में एक होता है ऑड, एक होता है इवन, तो ऑड और इवन तो बहुत ईजी है, उसके क्वेश्चन मैं आगे डाल दूंगी, पहले पर हम टफ चीजें कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमने देख लिया एक ऑड का। अब हम देखते हैं कि कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो कंटिन्यूस सीरीज में जो होता है ना बच्चों, तो n/2th करके हम लोग निकालते हैं हमारी मीडियन क्लास। अब मीडियन का फॉर्मूला इन कंटिन्यूस सीरीज होता है, फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। मैम ये फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे, तो बच्चों ये फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला आपको, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई, बहुत ईजी है। और मुझे निकालना है मीडियन एज, तो सबसे पहले तो मीडियन क्लास ढूंढ लो n/2th करके। तो n/2th अगर मैं करूंगी तो n कितना है मेरा यहाँ पे, मुझे ये बताओ, n/2th में कैसे निकालूंगी, इसके लिए क्या मुझे कुछ और ऐड करना पड़ेगा टेबल में? मीडियन क्लास के लिए बताओ, कोई बता रहा है कि मैं अपना आंसर सर्च कर लूँ कि मैम नंबर ऑफ वर्कर्स में से मीडियन क्लास पता चल जाएगी? तो सुनो, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन के क्वेश्चंस में हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढनी पड़ती है, ठीक है। तो ये इसका ट्रिक है, यहाँ पे मेरा सिर्फ फ्रीक्वेंसी से काम नहीं चलता, मेरे को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताऊंगी L1 L2 CF ये सब क्या होता है, एक करके बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम बना लेते हैं हमारी टेबल। तो यहाँ पे हमारी टेबल है, यार इसमें बहुत टाइम जाता है,
आप लोग भी सॉल्व करो चलो। 26 माइनस 30, 30 माइनस 34, 34 माइनस 38, 38 माइनस 42, 42 माइनस 46, 46 माइनस 50, 50 माइनस 54, 54 माइनस 58। ये बन गया मेरा नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स। अब क्लास इंटरवल्स के बाद जो चीज मुझे गिवन है दैट इज माय फ्रीक्वेंसीज। तो अब मुझे इसके आगे लिखना है मेरी फ्रीक्वेंसीज। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 120, 125, 280, 260, 155, 184, 162, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? 120, 125, 280, 260, 155, 184, 162। एक क्लास इंटरवल नहीं लिखी होगी मैंने, आई एम श्योर। 162, 86, 75, 53। अब देखते हैं क्या चुका। 18 से 22। अच्छा यार ये थोड़ा, चलो कोई नहीं, आप लोग सॉल्व करो जब तक। जिन बच्चों को नहीं आता वो मेरे साथ सॉल्व कर लेंगे। ये थोड़े मैंने गड़बड़ तरीके से लिख दिया है। उसके सामने नहीं लिखा था मैंने, बस ये गलती करी थी। ये ठीक है। अब मैम, अब मुझे निकालनी पड़ेगी मीडियन में। आपने बताया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हमेशा याद रखना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन में निकालनी पड़ेगी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। जैसे यहाँ पर मुझे सिर्फ इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी दे के रखे, बट क्यूमुलेटिव होगा जितना मैं नीचे नीचे जाऊंगी मैं ऊपर की सारी फ्रीक्वेंसीज को काउंट करूंगी। तो यहाँ पर मेरी फर्स्ट तो सेम होगी क्योंकि 120 के ऊपर कुछ है नहीं, बट जो मेरा सेकंड क्लास इंटरवल है इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 125 प्लस 120। ठीक है, तो 125 प्लस 120 अगर हम देखें तो मेरी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी 245। ऐसे ही अब 245 प्लस 180, तो 245 प्लस 180 आएगा 525, 525 प्लस 260, तो 525 प्लस 260 आएगा 785, 785 प्लस 155, तो मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 940। तो ये होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने का तरीका। कैलकुलेटर की मदद से आपका जल्दी जल्दी हो जाएगा। 1286 plus 86 is 1372. 1372 plus 75 is 1447. 1447 plus 53 is 1500. ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जो मैंने मीडियन क्लास होती है, मीडियन क्लास मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखकर ही निकलती है। ठीक है, तो अब मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे देखूंगी इसमें? n/2th करके। मीडियन क्लास कैसे देखूंगी? n/2th करके। अब मैं करती हूँ मेरा n/2th। ठीक है, n कितना है मेरा? n है 1500, क्वेश्चन में मेरे को दे के रखा है, तो n/2 मेरा हो जाएगा, लेट मी चेंज द इंक कलर। n मुझे 1500 है और n आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो बच्चों। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल होना चाहिए ना, इट शुड ऑलवेज कम इक्वल टू द n। अगर ये n की इक्वल नहीं आ रहा है तो मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो यहाँ पे अगर मैं करूँ 1500/2, तो 1500/2 होगा मेरा 750th ऑब्जर्वेशन। 1500/2 है मेरा 750th ऑब्जर्वेशन। अब मेरे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो 750 किस में आ रहा है या किसके क्लोज है, तो ये है। 785 में ये 750 आएगा। मैं ना ये ले सकती हूँ, मैं यार ये ले सकती हूँ, तो मुझे पता चल गया जो मेरी मीडियन क्लास है वो हो जाएगी ये वाली। ठीक है, अब मुझे मिल गई मेरी मीडियन क्लास। अब जैसे मेरी मीडियन क्लास मिली, बाकी सब चीजें करना तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि मीडियन क्लास मिलने के बाद फॉर्मूला में कैसे पुट करते हैं। तो फॉर्मूला में जो L1 है, L1 क्या होता है? L1 है मेरी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास।
अब मुझे बताओ मीडियन क्लास में लोअर लिमिट क्या है? यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ, चलो यही मार्क कर दिया ना। तो 30 और 34, 30 इज माई लोअर लिमिट, तो मेरे को मिल गया मेरा L1 30, n/2 तो मुझे पता ही है 750, ठीक है। इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी देखते हैं? प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं ऑफ मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं देखेंगे हम, इसके ऊपर वाले की देखेंगे। तो ये आ गया मेरे पास 525, ठीक है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी हम किसके देखेंगे? फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 260, यहाँ आ गया मेरा 260। अब आई मैंने आपको बताया था साइज ऑफ क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल मतलब यहाँ पे साइज देख लो, 34 माइनस 34, 26 माइनस 22 4, तो आई हो गया मेरे पास 4। अब मेरे पास सारी चीजें हैं, मुझे बस फॉर्मूला में पुट करना है। तो मेरा मीडियन जो होगा, मीडियन आ जाएगा मेरा L1 मतलब 30 प्लस n/2 दैट इज 750, अरे 1 सेकेंड, ठीक है, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 525 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है? 260 इंटू आई इज 4। जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और आपका आंसर आना चाहिए 33.46, ठीक है। कितने बच्चों का है मुझे चैट पे बताओ। एग्जैक्टली किरण और गीतांजलि का पहले गलत आ गया था, अब सब सही आ गया है। एग्जैक्टली तो क्या करा मैंने? इसमें कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ फॉर्मूला देखा और बाकी मुझे ये डिनोशंस याद रखने जरूरी हैं। तो मैंने आपको जब फॉर्मूलाज लिखाए थे तो मैंने ये डिनोशंस आपको बता दिए थे, और तब नहीं लिखे हो तो अभी लिख लो। बस फॉर्मूला देखना है, और मीडियन में कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन आया तो हमको बस पुट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये इसका आंसर है यहाँ पे जो मैंने डाल दिया है। अब ये भी वही क्वेश्चन है, बट इसमें मुझे बस एक चीज आपको बतानी है, बाकी ये होमवर्क है आपका, ये आप सॉल्व कर लाओगे। इसमें क्या बोला है? मीडियन ढूंढो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा टू द प्रॉफिट्स ऑफ 125 कंपनीज। तो मुझे एन देके रखा है 125, ठीक है, और मुझे बोला है मीडियन ढूंढो, बट यहाँ पे जो क्लास इंटरवल्स हैं बस इसको समझ लो कि इसमें हम कैसे बनाएंगे। तो जब मुझे दिया है लेस देन 10, मतलब लेस देन 10 का क्लास इंटरवल दिया है, तो इसमें मैं क्लास इंटरवल कैसे बनाऊंगी? इसमें मैं क्लास इंटरवल बनाऊंगी अलग तरीके से। तो अब मुझे तो नहीं पता कि 10 के नीचे क्या लेना है, तो मैं लेती हूँ हमेशा 0। तो ये हो जाएगा 0 to 10, ये हो जाएगा 10 to 20, ऐसे ऐसे आगे आगे जाकर जो मेरा लास्ट क्लास इंटरवल हो जाएगा वो हो जाएगा 80 to 90। मुझे बस आपको ये बताना था कि डिफरेंस देखो दूसरी क्लास इंटरवल्स में डिफरेंस कितना हो रहा है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, मतलब 10-10 का डिफरेंस है। तो मुझे पता चल गया कि 10 का डिफरेंस है, तो मेरा फर्स्ट बनेगा 0 to 10, और फिर ये यहाँ पर लास्ट बनेगा 80 plus 10 दैट इज 80 to 90। उसके बाद सारा प्रोसीजर सेम है। तो जिसको नहीं आता हो, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें मुझे क्लास इंटरवल बनाना हो, उसके बाद नॉर्मल अपना मीडियन का फॉर्मूला L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई लगा के सॉल्व करोगे आप लोग, ठीक है। इसका आंसर मैंने यहाँ डाल दिया है। अब नेक्स्ट, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब कैलकुलेट मीडियन करना है हमको फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसमें क्या है? इसमें भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल्स वाला, तो ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। तो इसमें भी आप ये करोगे 0 to 5, 5 to 10, आपको बस बेसिक मार्क्स दिए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, तो ये आप कर लेना। इसमें कुछ टफ नहीं है, मैंने बस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं मोड। अब हम मोड कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मोड फाइंड करने के लिए जो नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल जैसे अब इसमें क्या दिया है मैम मुझे, ये इंडिविजुअल सीरीज है क्या? इंडिविजुअल सीरीज तो नहीं है। इंडिविजुअल सीरीज होती तो मैं देखकर ही बता देती। इंडिविजुअल सीरीज में ऑब्जर्वेशन कर ही मैं मोड निकाल लेती हूँ। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या होता है? मुझे दिया हो x की वैल्यू 1, सपोज x मुझे दिया है 1 2 3 1 4 5 1 7 8 एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे मुझे बस ये बताना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस चीज की है, ये मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज बता रही हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देख लो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है दैट इज 1 इज रिपीटिंग 3 टाइम्स, तो मेरा मोड क्या हो गया? 3।
तो अब आई डाउट इतना इजी क्वेश्चन तो आपको आएगा नहीं, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन तो आपको देंगे नहीं, ठीक है। तो आपको देंगे तो डिस्क्रीट या फिर कंटिन्यूसली देंगे, तो इसलिए हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे। तो ये मैं आपको बस एक आइडिया दी थी कि मोड कैसे निकालते हैं। मोस्ट अकरिंग नंबर, मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर इन आर डेटा व्हेन इट कम्स टू इंडिविजुअल सीरीज। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे दिया गया है इनकम और नंबर ऑफ पर्सन्स, तो मुझे दो वेरिएबल्स दिए हैं कि इतनी इनकम है और कितने लोगों की इतनी इनकम है। तो इसमें भी बहुत ईजी है, इसमें भी हम लोग मोड का क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब नंबर ऑफ पर्सन्स मतलब क्या हो गया, मेरी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे एक्स है मेरा 1110, 120, 130, 140, 150, 160। नंबर ऑफ पर्सन्स मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी, मतलब दो लोगों की इनकम 110 है, चार लोगों की इनकम 120 है, 8 लोगों की इनकम 130 है, 10 लोगों की 140, 5 और 4। इसमें भी हम ऑब्जर्वेशन मेथड से मोड निकाल सकते हैं। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 10, मतलब आंसर हो गया हमारा ये। तो मोड है हमारा ये, ठीक है। तो इसमें भी हम फ्रीक्वेंसी देख के अपना आंसर निकाल लेते हैं, इसमें भी कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, दैट इज इट, ठीक है। दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है कंटिन्यूअस सीरीज में। अभी तक किसी को डाउट तो नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके गीतांजलि। रक्षा ने 1 और 3 क्या लिखा है? अच्छा, पहले वाले का बता रहे थे क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। तो आप लोग स्मार्ट बच्चे हो, आप लोग अच्छे आंसर्स दे रहे हो। अब हम बढ़ते हैं आगे, टफ क्वेश्चन करते हैं मोड का, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। कंटिन्यूअस सीरीज का मैंने आप लोग के लिए डाला है ये, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है हमको, मोड कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, और हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया है ये। तो अब मोड कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। अब वो फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमें दिख गया कंटिन्यूअस सीरीज, तो कंटिन्यूअस सीरीज में मोड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। मैंने आपको कल की क्लास में इस फॉर्मूला को लिखवाया था, ठीक है। मैं यहाँ पे वापस लिख देती हूँ। अब यहाँ पे L1 क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। उसमें जैसे मीडियन क्लास होती थी, यहाँ पे मॉडल क्लास होती है। अब मैम जैसे ही मॉडल क्लास आई, हम लोगों को अपना आंसर उस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देन F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, ठीक है। और F2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग मॉडल क्लास। तो ये तो और ही इजी है, इसमें हमें कुछ करना है कि इसमें हमें सिर्फ मॉडल क्लास ढूंढनी है। अब मॉडल क्लास कैसे ढूंढेंगे, मॉडल क्लास हमें ऐसे मिलती है, द क्लास विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास इज द क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो अब आप यहाँ मुझे बताओ, अगर मैं आपका आंसर यहाँ पे लिखना चाहूँ तो चलो अपन लिखते हैं 5 15, 15 25, 25 35, 35 45, 45 55, 55 65। ये मैंने मेरे क्लास इंटरवल्स लिख दिए। अब इसके सामने मैं अपनी फ्रीक्वेंसी लिख देती हूँ 4 6 10 5 3 2। बस ये आपका मैम क्वेश्चन है। अब आपने मैम बोला कि इसमें मॉडल क्लास ढूंढनी है, और मॉडल क्लास कैसे ढूंढेंगे, मॉडल क्लास हम उस क्लास को देख के ढूंढेंगे जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे कौन सी क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, 10। तो जो ये हो गया, ये हो गया मेरा मॉडल क्लास। तो मैंने फ्रीक्वेंसी देखकर अपनी मॉडल क्लास आइडेंटिफाई कर ली। अब कुछ बचेंगे, अब बस मुझे चीजें अपनी डालनी है उठा के मेरे फॉर्मूला में, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं L1 मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास मतलब क्या हो गया, 25। तो L1 आ गया मेरे पास 25। ऐसी ही फ्रीक्वेंसी F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मतलब 10। F0 मतलब फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग मतलब पहले की फ्रीक्वेंसी, तो ये आ गई 6। F2 इज फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग मॉडल क्लास, मतलब ये आ गया 5। अब क्या बचा मैम, बहुत ही टफ है ये तो। अब हमें बस इसको फॉर्मूला में पुट करना है। इसको मैं कहाँ सॉल्व करूँ, चलो आप लोग ही करो।
मतलब मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ पे कर देती हूँ। चलो यहाँ पे मेरी फोटो से छुपेगा नहीं, आई होप। ठीक है, तो मोड क्या हो गया, L1 डाल दो 25 प्लस F1 कितना है 10 माइनस F0 6। अब वैल्यूज पुट करने में भी अगर आप गलती कर दो या वैल्यूज पुट करना भी आपको नहीं आए बच्चों, तो ये तो फिर आपको भगवान ही बचा सकता है। वैल्यू पुट करने में गलती मत करना, और इसके लिए करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। इनटू आई। आई क्या होता है, आई होता है हमारा क्लास इंटरवल का साइज। हर टाइप के क्वेश्चन में आई सेम होता है। आई में कभी कंफ्यूज मत होना, क्लास इंटरवल का साइज। तो साइज कैसे मैंने आपको बताया था, पता करोगे इसका डिफरेंस देके, 15 माइनस 5 10, 15 25 माइनस 15 10, 35 माइनस 25 10। तो मतलब मैम मुझे आई मिल गया 10, इंटू 10 कर दो। अब मुझे बताओ मोड कितना निकल कर आ रहा है, यहाँ पे आंसर बताओ। मेरे पास आंसर है, आप लोग बताओ आपका कितना आ रहा है। 29.44 करेक्ट। मोड है मेरा 29.44। सिंपल, फॉर्मूला याद है तो सब हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा मीन मीडियन मोड खत्म हुआ। अब हम हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इन सब के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1 मिनट का ब्रेक दे रही हूँ मैं। आई थिंक हम लोगों की थोड़ी सी क्लास और बची है, हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक। हाँ बस 5 मिनट आई थिंक खत्म ही होने वाला है। तो जब तक आप भी पानी पी लो, मैं भी पानी पी लेती हूँ। 5 मिनट बाद हमारी क्लास खत्म। अब मैम हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक से कैसे क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड, और ये भी आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। चलो अब सबसे पहले, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लिख लो। तो मैंने आपको हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लिखवाया था कल, n अपॉन ये ये है मेरा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। अब मैम यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे हमें बस इतना बोला है कि कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा, एंड माय डेटा इज 10 20 25 40 45। तो अब जिन बच्चों को आता है वो सॉल्व करेंगे, जिनको नहीं आता वो मेरे साथ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे n देख लो। n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 1 2 3 4 5, 5 हो गया हमारा n। अब मुझे चाहिए 1/x1, 1/x2। मैम मतलब यहाँ पे मुझे शायद रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 1/x1 मतलब 1/10, 1/x2 मतलब 1/20। तो जितनी भी मेरी x की वैल्यूज है, इन सबको मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो इन सबको रेसिप्रोकल कर दो। अब कैलकुलेटर की मदद से इन यानी कैलकुलेटर की मदद से, या फिर जैसे अगर आपको नॉर्मली कंफर्टेबल हो, तो इन सबको आप डेसिमल्स में लिख लो। 0.1, 0.05, 0.04, 0.025, 0.020, ताकि हम लोग समेशन रहने, हमारे लिए समेशन में इजी रहे। ठीक है, यहाँ पे समेशन का साइन मैं भूल गई थी लगाना। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पता है तो बाकी सब हो जाएगा। समेशन ऑफ 1/x, तो इन सारी वैल्यूज को ऐड कर लो। तो जब आप इन सारी वैल्यूज को ऐड करोगे तो आपके पास समेशन आएगा 0.235। अब क्या करना है, अब हमें बस हमारे हार्मोनिक मीन के फॉर्मूला में ये सब डालना है। मैं रब कर देती हूँ, जब तक आप निकालो मैं भी आंसर निकाल के लिखती हूँ।
अरे यार, समझ गए ना? चलो, तो हार्मोनिक मीन हमारा मैम हमारा क्या आ गया? हार्मोनिक मीन का हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, हमें बस उसमें डालना है। तो हम डाल देंगे 5/0.235। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 21 पॉइंट। ये किस किस का आ रहा है? गीतांजलि, हाँ ठीक है। पहले क्या गलती कर दी थी? अब वो ध्यान रखना। सही आंसर आ रहा है, गुड। गीतांजलि एंड रक्षा, वेरी गुड। चलो, आई होप बाकी बच्चों को भी समझ आ रहा हो। अगर किसी को लग रहा है थोड़ा फास्ट जा रहा है, तो देखो यार, मेरे को ना सेंट्रल टेंडेंसी के न्यूमेरिकल्स करवाने थे, तो अगर मैं ये बहुत स्लो स्पीड में कराऊंगी तो ये हमें 3-4 दिन इसमें ही ले लेंगे। एंड जहाँ जहाँ जो चीज़ बताने की है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो एक बार आप वीडियो को वापस देख के पॉज कर करके खुद सॉल्व करना, फिर आंसर देखना, ठीक है? जो जितने भी दूसरे बच्चे बैठे हैं, बिकॉज आई अंडरस्टैंड एक साथ जल्दी जल्दी सॉल्व नहीं होता अगर आप पहली बार कर रहे हो तो, ठीक है? बट हाँ, चलो। तो आपको हार्मोनिक मीन मैम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मूला आ सकता है और इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि एक हार्मोनिक मीन का आप लोग जब एडवांस इकोनॉमिक्स आप में से किसी ने भी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, एक लॉग की वैल्यू से भी हम लोग हार्मोनिक मीन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे उसमें क्या करते हैं, उसमें हमें एक्स की वैल्यू दी रहती है और फिर हम लोग ना लॉग एक्स निकालते हैं बैठ के। तो उसमें हम लोग log 10, log 20, log 25, 40, 50 ऐसे निकालते हैं, फिर उसका अलग फॉर्म रहता है। बट इतना एडवांस हमारे एग्जाम के लिए हमको नहीं चाहिए, हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करते हैं, ठीक है? तो ये हुआ हमारा हार्मोनिक मीन, तो इसका ही मैंने सोल्यूशन आपके लिए यहाँ डाल दिया है। देन आई थिंक लास्ट और आपका होमवर्क क्वेश्चन है, विच इज टू फाइंड आउट मीन, मीडियन एंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। एक क्लास है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, आपको ये तीनों निकालना है। ये आपका होमवर्क है, मैंने इसके आगे इसका आंसर भी अटैच करा है। आंसर मत देखना, पहले होमवर्क सॉल्व करना, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी चीजें खत्म होती है। अब शायद ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चंस रह गए, पर ज्योमेट्रिक मीन के भी क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है, पहले मुझे ये बताओ। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला रहता है x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 xn होल पावर 1/n, ठीक है? इसको अगर मैं सिंपल भाषा में लिखूं तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला रहता है √x1 इंटू x2 इंटू डॉट 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 xn nth रूट, ठीक है? तो आपको क्वेश्चन कैसा आएगा? आपको सेम क्वेश्चन आएगा। आपको जैसे यही क्वेश्चन आ जाएगा, कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन फॉर द नंबर्स गिवन बिलो 10, 20, 25, 40, 50। तो अगर हम इसका क्वेश्चन करके देखें एक बार, तो ये भी सिंपल है, बस फॉर्मूला में हमको पुट करना है। √10 इंटू 20 इंटू 25 इंटू 40, चलो आप लोग ये भी करके देख लो अब, इंटू 50। और nth रूट मतलब कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, मतलब इसका 5th रूट, ठीक है? तो अब जो भी आंसर आएगा उसको √5 रूट कैलकुलेटर की मदद से निकाल लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो यही है ज्योमेट्रिक मीन। इससे ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन में अब आगे बहुत सारे होते हैं, जैसे वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, अनवेटेड, लॉग एक्सेट्रा, ये सब हमें नहीं पढ़ना है। मोड में एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी होता है, जिसमें हम लोग ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं। ग्रुपिंग टेबल आपने सुना होगा, मोड में आपको ग्रुपिंग टेबल नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो कोई भी अपना टाइम वेस्ट मत करना, पढ़ना होता तो मैं आपको इसमें ही बता देती। तो ग्रुपिंग टेबल नहीं आएगा एग्जाम में, डोंट स्टडी, ठीक है? जितनी वैरायटी मैंने कराई है उतनी ही वैरायटी में से कुछ आएगा। अब मुझे बताओ किसी को डाउट है तो। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आई थिंक हमने हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक, वेटेड, कंबाइंड, करेक्टेड, अनकरेक्टेड और मीन, मीडियन, मोड, स्पेशली कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ मोड एंड मीडियन, ये सब हम कर चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर सिटिंग पेशेंटली। यस यस गीतांजलि, मैं अभी आपको ये PDF भेज दूंगी, ठीक है? ओके। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, जिन बच्चों का हो गया दे कैन लीव। तो आज हमारा मेंशन्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी खत्म होता है। कल जो भी क्लास होगी मैं उसका नोटिस डाल दूंगी, ठीक है?